वहाँ पे हमको बेटियाँ मिली, महिलाएं मिली जिनके कपड़े फटे थे। स्टूडेंट्स को घसीट घसीट के लाया जा रहा था। वो वीडियो मैंने सार्वजनिक किया भी था अपने हैंडल से। जिस तरीके से बेटियों को घसीटा जा रहा था, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनको चोट आ रही थी। हमारे सामने पुलिस के पास नुकीली वुड थी। वो छुपा रहे थे क्योंकि उनको पता चला कि हम सांसद हैं, और मैं तो खुद नौजवान सांसद हूँ, वो मुझे स्टूडेंट समझ रहे थे। तो जब वहाँ पे उनको पता चला कि मैं सांसद हूँ, तो खुद वो नुकीली पुलिस वाले ने बोला कि अरे इसको पीछे करो, ये सांसद है। मैंने देखा कि, और मुझे खुद डाउट हो गया था कि इतना छोटा है, मैं निकल भी पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन पता नहीं, देखिए संजोग ऐसा रहता है कि मैं खुद 6 फीट का हूँ, लेकिन मैं बैठा और एक बारी में निकल गए तो बहुत अच्छा हुआ। और जब मैं अंदर गया तो जो हौसला उनके बीच आया, स्टूडेंट्स के बीच, अभिजीत वहाँ पे थे, आशुतोष वहाँ पे थे, वो उस सुबह बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद इनका हौसला न टूट जाए, शायद इनके पूरे जितना भी प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनको पानी न फिर जाए। स्टूडेंट्स बहुत बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैमर लगे हैं वहाँ पे, अभी भी बर्बरता हो रही, हमको जाना चाहिए। उन्होंने बोला मैं तो जूते पहन के ही इसलिए आई थी क्योंकि मुझे जाना है स्टूडेंट्स के बीच में, मैं वादा करके आई थी मैं जाऊँगी, चाहे कोई जाए ना जाए। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि हम एमपीज़ हैं, तो हमको शायद वो प्रोटोकॉल मिल पा रहा था। लेकिन वो पहले महिला थी जो उठी, स्टूडेंट्स के बीच में गई, स्टूडेंट्स का हालचाल जाना, उनको पानी दिया, उनको फर्स्ट एड दिया, और उनसे उनकी जो बर्बरता उन पे हुई है उनसे पूछा। 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर जिनको ये टेररिस्ट कह रहे थे, जिनको ये वायलेंस फैलाने वाला कह रहे थे, वो जंतर मंतर और पूरी दिल्ली की सड़कें खाली करके चले गए। चाचा वास्ते गाना हुई है। हाँ। आपकी मुलाकात हुई किसी ऐसे जंजी से? नहीं, ये तो अभी तक मैं समझ भी नहीं पाया हूँ कि ये वाली लाइन क्या है। बाकी सब मुझे समझ में आ गया कि रिज क्या होता है, ऑरा क्या होता है, डेलुलू क्या होता है, और कुछ वो ऐसे सिंबल्स हैं। आजकल पार्लियामेंट में भी हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी ये सब करने में तुले हुए हैं। इसमें सरकार से मेरा स्लैंग है कि यू हैव नो रिज, योर ऑरा इज कुक्ड, एंड यू आर इन डेलुलू दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर स्टिल विद यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज बात करेंगे पुष्पेंद्र सरोज से, वो सांसद, वो जेनजी सांसद जो जेनजी प्रोटेस्ट में सबसे पहले मंच पर पहुंचे और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया कि जब छात्र संसद के लिए मार्च करेंगे तो वो उनके साथ कदम ताल करेंगे। आज बात करेंगे इसी प्रोटेस्ट के बारे में, क्या हुआ, कैसा अनुभव रहा और आगे क्या विचार है। तो पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। पहला सवाल मेरा आपसे है कि जब आप गए पहली बार तो क्या देखा आपने उस प्रोटेस्ट में? आप पहले सांसद थे जब पहुंचे मंच पर। जब मैं पहली बार गया, हालांकि संडे का इवनिंग थी, और मुझे लगा कि काफ़ी भीड़ होगी। इमोशन बहुत था उस स्टेज पे, और अच्छा लगा ये देखकर कि देश में जेनजी लोग कम से कम सही मुद्दों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो बुज़ुर्गों का साथ था उसमें, सोनम जी वहाँ पे अनशन पे बैठे थे, और जितने भी उनके साथी सहयोगी थे बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कमी इस बात की थी कि अभी भी उस प्रोटेस्ट में लोग उस तरीके से जुड़ने का काम नहीं कर रहे थे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो शायद मुझे लगता है कि एक बहुत छोटे योगदान जो मैंने दिया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, क्योंकि संसद का सत्र आने वाला था, तो संसद के सत्र में इनकी आवाज़ उठे। मेन मुद्दा तो इनकी आवाज़ उठने का था, और मैं वहाँ पहुँचा, मैंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी आवाज़ संसद में उठाऊँगा, हम चाहे सदन स्थगित करना पड़े, चाहे खुद जाकर के मंत्रियों से बोलना पड़े, वो उसको करवाएंगे। और यकीनन मानिए कि उसके बाद जो पिकअप हुआ और लोग जो जुड़ते चले गए, वो बहुत अच्छा लगा। और ऐतिहासिक तो प्रोटेस्ट का दिन हो गया, और आज के दिन इस्तीफा भी हो गया, तो कहीं ना कहीं इस बात का सुकून मिला कि जेनजी भी सही मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट करे, सड़कों पे आए। जो लोग सोच रहे थे कि वो मोबाइल में ही रह जाएंगे, वो आए, प्रोटेस्ट भी किया, लाठी भी खाई, और जीत भी हासिल की। एक बीच में जब आप उस वक्त पहली बार रविवार को जब पहुंचे तो बीच भीड़ से पूछा गया कि आप आएंगे क्या? जी जी। क्या हुआ और आपने वहां से वादा किया कि नहीं, जब आप आएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। संसद जब आवारा हो जाती है तो सड़कें बोलती हैं। क्या ये इमीडिएट था या पार्टी की तरफ से था कि आप ये कहेंगे कि आप साथ में आएंगे, या आपका व्यक्तिगत फैसला था कि आप इस प्रोटेस्ट में जाएंगे? नहीं, देखिए पार्टी का सपोर्ट बहुत पहले से था, और हालांकि वो बढ़ चढ़ के नहीं था, लेकिन बच्चों को खाना खिलाना, वहाँ पे उनका देखभाल रखना। जब हमको वहाँ पे हम गए एज ए यूथ,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन भी गए, मैंने बात वहाँ पे भी कही थी और पार्टी से पूछ करके भी गए थे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला था जाके पार्टी का स्टैंड भी रखना, अपना भी यूथ स्टैंड रखना और बोलना कि स्टूडेंट्स के साथ हम खड़े हैं। और वो पूरा जायज़ा ले रहे थे वहाँ बैठ करके लखनऊ में कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या क्या चल रहा है। और वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू था, तो किसी ने पूछा कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैंने तो तुरंत बोल दिया कि भाई स्टूडेंट्स का मुद्दा है तो मैं तो पक्का आऊँगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब मैं आज के दिन आपके साथ खड़ा हूँ तो 20 जुलाई को जब आप मार्च करना चाह रहे हैं तो तब भी खड़ा रहूँगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि सिर्फ मैं ही नहीं था, हमारे कई सीनियर सांसद और पूरी समाजवादी पार्टी के सांसद भी वो प्रोटेस्ट में चाहे बैरिकेड कूद करके गए हों या बैरिकेड के साइड से पुलिस से लड़ झगड़ के गए हों, स्टूडेंट्स के साथ रहने का काम किया उन्होंने। क्या देखा आपने 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट हुआ? बहुत सारी बातें हुई। सरकार ये कहती रही कि पत्थरबाजी की गई, आप लोग आरोप लगाते रहे कि लाठियां चलाई गई, नेम प्लेट हटाकर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। आरोप तो ये है कि फायरिंग हुई। ये तमाम आरोप हैं और संसद में उसे बहस चल रही है। आपने क्या देखा उस दिन 20 तारीख की मार्च में? देखिए, जब हमारी पूरी पार्टी मार्च करने गई और हम संसद मार्ग से निकल करके जंतर मंतर की ओर बढ़े, जब पहला बैरिकेड हमको मिला तो सबसे पहले हमको खून से लथपथ एक नौजवान मिला और उन्होंने कहा कि हमारे सर पे लाठी मारी गई है, ये लोग सर को टारगेट कर रहे हैं ताकि हम तुरंत भाग जाएं। वहाँ पे हमको बेटियां मिली, महिलाएं मिली जिनके कपड़े फटे थे। जब हमने लड़ झगड़ के पुलिस से बैरिकेड क्रॉस किया, कूदा, तो हमको भी नहीं छोड़ा गया। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। उस दिन ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था, ना कोई जनप्रतिनिधि था, ना कोई स्टूडेंट था, ना कोई बुजुर्ग था। सब उनके लिए पता नहीं ऐसे लोग थे जो उपद्र फैलाने के लिए वहाँ पे आए थे। हमारे भी बटन्स फाड़े गए, हमारे साथ भी खींचातानी की गई, हमारे भी सांसदों पे लाठी चली और ये हकीकत है। जब हम पार्लियामेंट स्टेशन गए, पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन में हमको डिटेन किया गया, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को घसीट घसीट के लाया जा रहा था। वो वीडियो मैंने सार्वजनिक किया भी था अपने हैंडल से, जिस तरीके से बेटियों को घसीटा जा रहा था, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनको चोट आ रही थी, खून बह रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था ना हो पाए, खाने की व्यवस्था ना हो पाए। ये कर्तव्य है पुलिस का कि जिनको डिटेन किया गया है आप उनको व्यवस्था दें, वो भी नहीं दी गई थी। वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, लेकिन एम्बुलेंस में जो चोटिल बच्चे थे उनको भरा नहीं जा रहा था, उनको भेजा नहीं जा रहा था, खाली एम्बुलेंस खड़ी थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने दबाव बनाए, तब जाकर के उनका फर्स्ट एड हुआ, उनको पानी मिला। हम जो अपने साथ पानी और बिस्किट लेकर के आए थे, हमने बच्चों को देने का काम किया। और कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सरकार अगर शांतिपूर्ण तरीके से, पुलिस वहाँ पे खड़ी रहती और लाठी ना बरसाती, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने का काम नहीं करते। क्योंकि जब हम जंतर मंतर की ओर बढ़े और पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन से निकल करके, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। गुस्सा उनमें बहुत था। गुस्सा इस बात का था कि हम बैठे हुए हैं, हम पे लाठी बरसा दी, हम बैठे हुए हैं, हमको टेररिस्ट बताया गया, हम बैठे हुए हैं, हमारा खून यहाँ पे बहा है। जो फूल लेकर के आए थे वहाँ पे, उन पे सरकार ने लाठी बरसाने का काम किया। माहौल बहुत अलग था। मैं पहले भी प्रोटेस्ट में जुड़ा हूँ और कई मुद्दों को लेकर के हमने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उस दिन का प्रोटेस्ट बहुत इमोशन से भरा हुआ था। लोग वहाँ पे तिरंगा लेकर के लहरा रहे थे, लोग वहाँ पे अपने हक की लड़ाई, ऐसा लग रहा था कि क्रांति हो रही है वहाँ पे। और इमोशन के साथ साथ गुस्सा भी इतना था कि जब हम एज पॉलिटिशियंस भी वहाँ पे गए तो हमें शर्म इस बात की आ रही थी कि वो उनका पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जो गुस्सा आ गया था कि जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो उनको समझाना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि हम खुद वो सह करके आपके बीच आए। और देखिए, लेकिन खूबसूरती देखिए इस बात की, जिस दिन इस्तीफा हुआ, जिस दिन मांगे हुई, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर जिनको ये टेररिस्ट कह रहे थे, जिनको ये वायलेंस फैलाने वाला कह रहे थे, वो जंतर मंतर और पूरी दिल्ली की सड़कें खाली करके चले गए। तो हकीकत क्या है सब जानते हैं। आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर भी वहाँ पे थे, कई इंडिपेंडेंट न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, हम लोग थे, इंडिपेंडेंट मोबाइल भी लोगों के पास थे। वो सारी वीडियो सार्वजनिक है। टीयर गैस जिस तरीके से फेंक रही थी पुलिस, उनके पास बताते हैं कहीं इसराइल से कोई नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, एक बेटन जो करंट मारता है, बच्चों को करंट छुआने का काम किया पहली बार वहाँ पे। हमारे सामने पुलिस के पास नुकीली वुड थी,
वो छुपा रहे थे क्योंकि उनको पता चला कि हम सांसद हैं, और मैं तो खुद नौजवान सांसद हूँ, वो मुझे स्टूडेंट समझ रहे थे। तो जब वहाँ पे उनको पता चला कि मैं सांसद हूँ, तो खुद वो नुकीली पुलिस वाले ने बोला कि अरे इसको पीछे करो, ये सांसद है। वो छुपाने का काम कर रहे थे। ये हकीकत है वहाँ की। और ये कहाँ से ऑर्डर आया, किसकी तरफ से ऑर्डर आया, ये सब जानते हैं कि ऑर्डर बिना ऊपर से आए हुए ऐसे बर्बरता स्टूडेंट्स पे कभी भी इस देश में नहीं हो सकती। मैं आपको दो रील दिखाता हूँ, जो कि बहुत इंस्टाग्राम पर, ये बहुत प्रोटेस्ट एक तरीके से इंस्टाग्राम से शुरू हुआ और फिर वो ज़मीन पे आए। हमारे सहयोगी दीपक जी ज़रूर इसको स्क्रीन पर लगा देंगे। एक ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपके ही तस्वीरें हैं। अगर ये जी। इसमें पुलिस वाले हैं, आप हैं, साथ में और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। क्या हुआ था, ये क्या सीन थी और क्या आपको क्यों गुस्सा आया पुलिस वालों पे? देखिए, यही वो था जहाँ पे वो नुकीली चीज़ आई थी। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो लोअर लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ना कोई सांसद था उस दिन, ना कोई स्टूडेंट था। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए सब वायलेंस फैलाने वाले लोग हैं, और जो भी सामने आएगा उनको मारना पीटना है, उनको ढकेलना है। इसीलिए मेरी वहाँ पे बहस हुई। आईपीएस अधिकारी जब आए, तब उनको पता चला कि क्या प्रोटोकॉल है, किस तरीके से बात करनी है। जो आपने देखा जिस तरीके से मैं बाद में गया, वो इसलिए क्योंकि आईपीएस अधिकारी आए, वो बोल रहे थे कि आप अंदर चलिए, और हम बोल रहे थे कि हम अंदर तो चले जाएंगे, लेकिन इन स्टूडेंट्स का क्या जिस पे आप लाठी चला रहे। हमारे आंखों के सामने स्टूडेंट्स को घसीटा जा रहा था, स्टूडेंट्स के ब्लड था, सर से निकल रहा था, कपड़े फटे थे, वो हमको अपनी पीड़ा बता रहे थे। और ताकि वो कैमरे में ना आए, मीडिया के सामने ना आए, तो वहाँ पे वो खींचातानी कर रहे थे, और उस खींचातानी में मेरी बहस हो गई। और जैसा मैंने बोला, जो बदतमीजी पुलिस वालों ने उस दिन की, और बिना नेम प्लेट के लोग थे वहाँ पे। कई लोग ऐसे भी थे जो पुलिस में नहीं थे, कई लोग ऐसे भी थे जो प्लांटेड थे वहाँ पे, और मैं सार्वजनिक कह सकता हूँ ये। और कई वीडियोज़ ऐसे भी हैं जो आई हैं, पुलिस वालों के तरफ से नहीं आ पाई, लेकिन अपने स्टूडेंट्स की तरफ से आई हैं। जिस तरीके से वो मार रहे थे, जिस तरीके से उनका पहनावा था, जिस तरीके से उनकी दाढ़ी थी, ऐसी पुलिस वालों की नहीं होती है। तो ये खुला आरोप मेरा है कि कई सरकार के अधिकारियों के द्वारा ये प्लांटेड भी लोग वहाँ पे थे। एक ये भी है, ये तस्वीर बहुत चर्चा में रही, आप देख सकते हैं। ये एक गेट है जिसको आप पीछे से जा रहे हैं। ये किस दिन की तस्वीर है और क्या हुआ कि आपको हुआ क्या, मतलब आपने कैसे तय किया कि अब मैं ऐसे ही जाऊंगा? मुझे याद है, मैं उससे रात को 1 बजे घर से आया था दिल्ली, और मैं आकर के, मेरे तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं सो गया था। और सुबह मेरे साथी जो मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने फ़ोन करके उठाया मेरे को और बोला कि सोनम जी को उठा लिया गया है वहाँ से। जिस दिन आरएसएस के गुंडे, पुलिस के गुंडे आए, उन्होंने जिस तरीके से जानवर की तरह उनको उठाने का काम किया। जो इंसान अनशन पे बैठा था, जब उसको हिला नहीं पाए, तो उनको बेडशीट में लपेट करके उठा करके एम्बुलेंस में भर के लेकर के गए। मुझे बताया, तो मैं एक बुखार की गोली खा करके और निकल गया। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने देखा कि जंतर मंतर, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि वो एक चोक पॉइंट है, हाँ। और आप इधर से बैरिकेड लगा दीजिए, उधर से बैरिकेड लगा दीजिए, सारे प्रोटेस्टर्स वहीं बीच में कैद हो जाएंगे। तो मुझे किसी ने बताया कि एक छोटा रास्ता है जाने का, और बहुत ज़रूरत है वहाँ पे कि कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पे जाए, उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि अंदर का माहौल बहुत इमोशनल हो गया था उस दिन। तो जब मैं खुद वहाँ पे पहुँचा, जब मैंने देखा कि, और मुझे खुद डाउट हो गया था कि इतना छोटा है, मैं निकल भी पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन पता नहीं, देखिए संजोग ऐसा रहता है कि मैं खुद 6 फीट का हूँ, लेकिन मैं बैठा और एक बारी में निकल गए, तो बहुत अच्छा हुआ। और जब मैं अंदर गया, तो जो हौसला उनके बीच आया, स्टूडेंट्स के बीच, अभिजीत वहाँ पे थे, आशुतोष वहाँ पे थे, वो उस सुबह बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद इनका हौसला न टूट जाए, शायद इनके पूरे जितना भी प्रोटेस्ट में बैठे हैं उसमें पानी न फिर जाए। लेकिन उसके बाद जो पूरे देश से नौजवान वहाँ पे जुड़ने का काम किए, वो बहुत खूबसूरत था। वो उसमें मुझे बहुत गर्व है कि हाँ, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम इस देश की दशा तय करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए भी तय करते हैं जो सही मुद्दे के लिए सही समय पे वहाँ पे आने का काम करते हैं। और मैंने वहाँ पे बोला भी था कि जो लोग शायद अभी नहीं आ पाए हैं, वो भी आने का काम करें, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ने का काम करें, जो लोग सोच रहे थे कि ये दूर से ही इसको देखेंगे, वो भी खुद आकर के देखने का काम करें।
और मुझे लगता है वो कॉल सबकी थी और सब आने का काम किए और माहौल बनता गया उस समय। उसके बाद जंतर मंतर ना खाली हुआ, जंतर मंतर ना शांत हुआ, जंतर मंतर ना बैठा, सिर्फ और सिर्फ लोग भरे हुए थे, जश्न था और सिर्फ तिरंगा लेकर के नारे लग रहे थे कि अब बदलाव हमको इस देश में चाहिए। हाँ, डिम्पल यादव जी की भी तस्वीर खूब वायरल हुई, आप साथ में थे। क्या उनको भी चोट लगी? हाथ में एक रुमाल थी, कहा गया कि उनके ऊपर भी बर्बरता की गई। देखिए, डिम्पल जी की मैं एक बात बता दूं, वो इस प्रोटेस्ट के बाद आप उनको सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे नहीं देख सकते, वो एक लीडर है। मैंने उनसे बस एक बार ही उस दिन सुबह बोला था कि मैम, स्टूडेंट्स बहुत बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैमर लगे हैं, वहाँ पे अभी भी बर्बरता हो रही, हमको जाना चाहिए। उन्होंने बोला मैं तो जूते पहन के ही इसलिए आई थी क्योंकि मुझे जाना है स्टूडेंट्स के बीच में, मैं वादा करके आई थी मैं जाऊंगी, चाहे कोई जाए ना जाए। और जो उन्होंने लीड किया, सब सांसद उनके उनके पीछे गए और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बच्चों का ध्यान रखा। हम जा रहे थे, इतनी अफरा तफरी थी वहाँ पे, इतनी धक्का मुक्की थी ना। मैंने बोला जैसे सांसद वो छोड़ दीजिए ना, वहाँ पे नारी का लहजा था ना, कोई पुरुष है धक्का मार रहा है किसी महिला को, ना कोई वहाँ पे कोई भी डेकोरम था। उनको चोट आई लेकिन उन्होंने चोट का ध्यान नहीं दिया। जब हम पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन में गए तो वहाँ पे जिस तरीके से स्टूडेंट्स आते गए, उन पे लाठियाँ थी, उन पे खून था, वो उनकी सांस नहीं आ रही थी। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि हम एमपीज़ हैं, तो हमको शायद वो प्रोटोकॉल मिल पा रहा था। लेकिन वो पहले महिला थी जो उठी, स्टूडेंट्स के बीच में गई, स्टूडेंट्स का हालचाल जाना, उनको पानी दिया, उनको फर्स्ट एड दिया और उनसे उनसे उनकी जो बर्बरता उन पे हुई है उनसे पूछा। और व्यक्तिगत रूप से वो जो वीडियोज़ उठ कर के आए हैं उसमें दिख रहा होगा। काफ़ी लोग इसका इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद ये दिखावा हो या फिर ये कोई पॉलिटिक्स हो, लेकिन जिस माँ के भाव से उन्होंने उस दिन किया अपने बच्चों के लिए, वो इमोशनल टच सबके सामने आया और सबने उसकी तारीफ़ की। हम अगले दिन पार्लियामेंट भी गए तो जब वीडियो सब सामने आ गई थी तो सत्ता में बैठे हुए लोग भी डिम्पल जी की तारीफ़ कर रहे थे कि जिस स्वभाव से उन्होंने वहाँ पे वो किया। और मैं एक और बात बता दूँ, क्योंकि वो बार-बार बाहर जा रही थी भीड़ के बीच में, हम सब ने उनको एडवाइस किया था कि मैम आप मत जाइए, आप अंदर बैठिए क्योंकि यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं देख रही है। तो वो 1 मिनट ज़रूर अंदर बैठी होंगी वहाँ के एसओ के ऑफ़िस में, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे आज जाना है बाहर, मुझे अपने बच्चों के बीच में रहना है, अगर मैं आई हूँ तो पूरी तरीके से आई हूँ। और वो खुद उठ कर के गईं। हम भी थोड़ा-सा टेंस थे कि कहीं उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए, लेकिन वो बच्चों के बीच में गईं और बाकी तो वीडियोज़ सबके सामने है, मैं उस जितना भी बोलूँ वो कम। ये बातें आपके पक्ष की, लेकिन कुछ आरोप भी लगे। एक की प्रधानमंत्री को गाली दी गई, जेन ज़ी की भाषा खराब है। ये आरोप लगे कि प्रोटेस्ट के दौरान भाषा का जो संयम है, या कहिए कि एक लहजा जो है वो ठीक नहीं था। देखिए, भाषा सार्वजनिक रूप में कभी भी सही नहीं, गलत भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बट आप मेरे को एक बात बताइए, हम सब शायद अभी मीडिया के सामने हैं, कैमरा के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जब एक लेवल इंसान का क्रॉस हो जाता है और एक अपार गुस्सा आता है, तब कहीं न कहीं हमारे मुँह से भी गलत निकल जाता है, कहीं न कहीं हमारे भी हाथ उठ जाते हैं और वो एंगर इमोशन का पार्ट है। जब गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में रह कर के ऐसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, जब गृह मंत्री जी के पीछे बैठे हुए भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गांधी जी के लिए, नेहरू जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद भी बोल सकते हैं कि मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और मैं कायम हूँ अपनी भाषा पर पार्लियामेंट के अंदर, तो आप नौजवानों से क्या उम्मीद रखते हैं जिन पे लाठी बरसाई गई, जिन पे हड्डियाँ तोड़ी गई, जिन पे खून की बौछार की गई, जिन पे टियर गैस डाला गया। हम तो वहाँ पे थे। हमारी जब झड़प हो गई, जो वीडियो दिखा रहे हैं आप पुलिस वालों से, और हो सकता है कि हमारी भाषा में भी थोड़ा-सा वो आ गया हो, एंगर आ गया हो और थोड़ा भाषा का प्रयोग ढंग से ना किया गया हो। तो जब हमारे ऊपर इतना हो गया था, तो स्टूडेंट्स पे सुबह से बर्बरता हो रही थी, उस पे क्या आप यकीन करेंगे? किसी भी तरीके के संवैधानिक पद हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो, ये भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार को अपने स्टूडेंट्स पे ब्लेम ना करके खुद की गलतियाँ भी माननी चाहिए।
आप किसी इंसान को उस लेवल पे मत पुश कर दीजिए या उस लाइन को क्रॉस ना करने दीजिए जहां उसके बाद वो खुद को भी भूल जाए। और हम सब इंसान हैं, हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है। हमारे घर में छोटी चीज़ों को लेकर हो जाता है, तो जब रोड में संघर्ष करने वाले नौजवान, उनके साथ इतना सब कुछ हो गया, तो क्या वहाँ पे जाकर के थोड़ा गुस्सा भी नहीं कर सकते वो अपने प्रधानमंत्री जी के? वो लोगों ने तो वोट भी दिया था, कुछ लोगों ने बीजेपी को, कई लोगों ने, जिनका अंगूठा, एक वीडियो आया था कि इसी इसी उंगली से मैंने वोट दिया था भाजपा को और यही उंगली तोड़ने का काम किया। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप लाठी चलाते रहिए और वो शांति से बैठे रहेंगे। शांति से तो बहुत लंबे समय से बैठे, क्या अपने मुंह से कुछ शब्द भी नहीं बोल सकते? देखिए, प्रमोशन की बात नहीं है, लेकिन इमोशन समझना पड़ेगा हमको कि इमोशन और भाव क्या था। आज इनकी बहुत महिला सांसद है, महिलाओं के बारे में क्या बोल रही हैं लगातार, जो वहां पे जंतर मंतर पे बैठे हुए। इनके यही बयान पहले शाहीन बाग में बैठे हुए औरतों के खिलाफ भी थे, इनके यही बयान आज स्टूडेंट्स के खिलाफ भी हैं, हमारी बच्चियों के खिलाफ भी है। ये कभी जंतर मंतर गई नहीं, इन्होंने जाकर वहां पे इमोशन नहीं देखा। मैं खुद 4 बार वहां पे गया, मैंने देखा कि क्या इमोशन था वहां पे बच्चों का, किस इमोशन के साथ बैठे थे। जिस जेनजी को आप गाली दे रहे थे इतने दिन से कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, फोन से बाहर नहीं निकलता, उस जेनजी को आपने मजबूर कर दिया कि वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे बारिश में, गर्मी में भूखा प्यासा रहे। तो सोच सकते हैं कि उनका टेम्परामेंट किस लेवल पे था। तो यही हकीकत है, सरकार को भी समझना चाहिए। तो एक आरोप इस प्रोटेस्ट के ऊपर ये लगा कि देश विरोधी ताकतें इस पूरे प्रोटेस्ट को नेपाल या दूसरा श्रीलंका बना देना चाहते हैं, या आरोप ये भी लगा कि आप लोग प्रधानमंत्री का आवास घेर कर एक क्योस, एक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी ये कहती रही कि दरअसल छात्रों के आंदोलन को कुछ देश विरोधी ताकतें एक तरफ खींचना चाह रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास एक स्क्रिप्ट रेडी है। जो भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, सबसे पहले वो आते हैं कि ये टेररिस्ट है, ये वायलेंस फैलाने वालों की बी टीम है, इनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है कहीं से। आप मेरे को एक बात बताइए, बच्चे वहाँ पे एक टिफिन में मूंगफली और प्याज लेकर के घर से चल कर के आए थे और यहाँ पे आकर के अपना चप्पल और अपना बैग भी खो बैठे, वो फॉरेन फंडिंग थी? आप मेरे को एक बात बताइए, वहाँ पे बैठे हुए बच्चों के लिए पूरे देश के लोग स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट से खाना ऑर्डर कर रहे थे। यही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, यहाँ से लोग अपना लंच ना करके वहाँ जा रहे थे लंच करने, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खाना आ रहा था जोमेटो, स्विगी से। वो फॉरेन फंडिंग है। उसी दौरान ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म आपने बंद कर दिए ताकि बच्चों को खाना पानी ना पहुँच पाए। वो खाना पुलिस भी खा रही थी, वो पानी पुलिस भी पी रही थी, वो बच्चे भी खा पी रहे थे, फिर भी सरकार ने वो खूबसूरती नहीं देखी। प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने सदन के पहले दिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे तंज कसा और यूथ की बात की, लेकिन सदन के अंदर आकर के बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने से बैठे हुए अनशन पे हमारे स्टूडेंट्स, सोनम जी के लिए कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा, ना मिनिस्टर को भेजा, लेकिन अपने सरकारी गुंडे भेज करके उनको उठवाने का काम किया। अभी भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सदन में आकर के जवाब नहीं देते। जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि अगर प्रधानमंत्री जी सदन में आके बोल देते तो मजबूरन हमको उनके आवास पर नहीं जाना पड़ता, तो क्या हम चुप बैठे वहां पे? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का जिक्र किया आपने, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, मैं सदन में भी ये बात रखने वाला था। उस दिन संसद भवन के बहुत करीब हमारे स्टूडेंट्स आ गए थे। प्रधानमंत्री जी सदन से निकल चुके थे, हम बहुत महफूज जगह बैठे हुए थे, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे और पूरी तैयारी, हाई सिक्योरिटी अलर्ट हो गया था। आप कह सकते हैं कि सरकार के नाक के नीचे स्टूडेंट्स आ गए थे उस दिन, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी सीमा जानते थे। ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। वो तिरंगा लेकर के आए थे और तिरंगे का मान सम्मान, स्वाभिमान, हाथ में संविधान और मन में गांधी लेकर के आए थे, इसलिए वो वहीं तक रह गए। जब उनकी बातें मान ली गई तो 3 घंटे के अंदर अंदर उन्हें सड़कें खाली करके, जंतर मंतर खाली करके सब अपने घर लौट गए। ये खूबसूरती हमारी देश की, और इस खूबसूरती को ही धूमिल करने के लिए बार बार ये सरकार लालछन लगाती। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि कोई भी फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इनके सरकार में बैठे हुए लोग
बार बार ये बयान देते हैं। इनके अधिकारी कुछ और बोलते हैं, इनके राजनीतिक लोग और कुछ बोलते हैं, ना आपस में असमंजस है, और स्टूडेंट्स पे उल्टा प्रहार कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं जो मांगे मानी गई पूरी तरीके से नहीं मानी गई। ना जितने भी नीट के विक्टिम्स जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिवार को मुआवजा मिला। अभी भी लखनऊ हो, प्रयागराज हो, दिल्ली हो, चुन चुन करके पीसफुल प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया जा रहा है, एफआईआर रजिस्टर की जा रही है, यहां तक कि उनको मारा पीटा जा रहा है, धमकी दी जा रही है। तो ये सरकार पता नहीं किस उसमें आ गई है। अभी भी लगता है कोई अहंकार बचा है, अभी भी इनको लगता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। जो मामला खत्म हो गया अभी भी आप उसको खींच रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, फिर से आप पुश मत करिए जेनजी को या नौजवानों को। आपने उनकी मांगे थी, वाजिब मांगे थी, मान ली, वो चले गए। फिर से आप अपनी चीजें अपनी नियत पे आ रहे हैं, तो ये नियत ठीक नहीं है, वो फिर से आ जाएंगे। और जब तक आ जाएंगे, जब तक आप फिर ना हट जाए, तब तक बैठे रहेंगे। आपकी मुलाकात अभिजीत दीपके से भी हुई, जो इस प्रोटेस्ट के एक तरीके से प्रमुख चेहरे रहे। एक आरोप तो ये लगा कि वो आम आदमी पार्टी के हैं। आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने एक बयान भी दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो जेनजी की पार्टी है। आरोप ये कि आप लोग की मिली भगत है, आपने इस सरकार के खिलाफ एक नीट एग्जाम हो जाने के बाद, दोबारा हो जाने के बाद एक प्रोटेस्ट क्रिएट किया। नहीं, देखिए, मैं अभिजीत दीपके से मिला, लेकिन पहली बार कब मिले? जब मैं पहली बार जंतर मंतर गया तब मिला। मैं वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे अभिजीत दीपके से मिला। मैं आम आदमी पार्टी के अभिजीत दीपके से नहीं मिला। मैं वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे अनशन पे बैठे हुए जेएनयू के स्टूडेंट्स हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हो, उनसे मिला। मैं सोनम जी से मिला। समाजवादी पार्टी हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही है और इस प्रोटेस्ट के दौरान पूरी तरीके से खड़ी थी। आप उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन पहले का हो तो पहले तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पे 60% लोग यूपी बिहार के थे, 70% आप कह सकते हैं यूपी बिहार के छात्र थे। एक बड़ा आंदोलन इलाहाबाद में भी हुआ, वहाँ पे भी बहुत भारी भीड़ है। तो हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे। समाजवादी पार्टी ने कभी भी कैप्चर नहीं किया उस आंदोलन को। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अगर बर्बरता हो रही थी तो खड़े रहे, खाना पीना देना था, अपने बच्चे भूखे मर रहे थे तो खाना पीना और सहायता दी। अगर उनकी आवाज़ सदन तक उठानी थी तो सदन तक उठाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने वो प्रोटेस्ट करा। जब ये इस्तीफा भी हुआ तब भी सदन में ये बात हुई कि ये स्टूडेंट्स की जीत है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खड़े होकर के ये भी बोला कि ये ना कांग्रेस का मुद्दा है, ना ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा है, ना ये भाजपा का मुद्दा है, ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है। ये लड़ाई स्टूडेंट्स की है, मांग स्टूडेंट्स की है। तो जब जीत हुई तो भी स्टूडेंट्स की थी। अब उसको हेड चाहे जो कर रहा हो या फिर उसमें करने वाला कोई हो, अनशन पे जो बैठने वाले हो, ये सब एक कलेक्टिव एफर्ट था। हम एड की तरह थे। हमारा कर्तव्य क्या है? अगर किसी के ऊपर बर्बरता हो रही है या फिर कोई मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पार्लियामेंट में बैठें और उनकी मांगों को मनवाएं, वरना हमारा पार्लियामेंट में बैठने का कोई हक और अधिकार ही नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का है कि भाई दूसरे लोग करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को कभी भी मुझे लगता है जीवन में ऐसा नहीं लगेगा कि जनता उनके विरोध में है। कभी भी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि जनता सही में सड़कों पे आई। अभी भी इनके वक्तव्य सुनिए जो इनके एमपीज ने भाषण दिए, ये एक स्लैंग यूज कर रहे थे कि ये डेलुलू में है ऑपोजिशन, कि जनता उनके साथ है। अरे डेलुलू में तो ये है कि जनता उनके साथ अभी भी खड़ी है। जनता जिस तरीके से वीडियोस निकल के आए हैं, नौजवान बढ़ के आए हैं, मुझे लगता है कि जो भी उनका एडवाइजर है या तो उनको जल्दी चेंज करना चाहिए अपना एडवाइजर। और यकीन मानिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जब शाख आई, उनकी शाख की बात आई, उनके इस्तीफे की बात आई, तब जाकर के उन्होंने तुरंत अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा करवा दिया। जब जनता उनके इस्तीफे की बात करने लगी, एक महीने से तो एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात करें, तो प्रधानमंत्री जी अपने किसी भी मेंबर को ऐसे नहीं छोड़ते। अगर बात उन पे आएगी तो वो तुरंत अपने मेंबर की बलि चढ़ा देंगे। ये उनको भी जानना चाहिए जो आज उठ करके बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ग्रेट हैं, हमारे साथ जनता है। तो ये हकीकत है। चलिए, चलते चलते कुछ आपने डेलुलू की बात की तो बहुत सारे नारे वहाँ पे चले। एक बड़ी चर्चित लाइन है, पहले लोग देख के हंसते थे कि चाचा वास्ते गाना होइए। हाँ। आपकी मुलाकात हुई किसी ऐसे जेनजी से? नहीं, ये तो अभी तक मैं समझ भी नहीं पाया हूँ कि ये वाली लाइन क्या है।
बाकी सब मुझे समझ में आ गया कि रिज क्या होता है, ऑरा क्या होता है, डेलुलू क्या होता है, और कुछ वो ऐसे सिंबल्स हैं। आजकल पार्लियामेंट में भी हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी ये सब करने में तुले हुए हैं, इसमें ट्रेंड को फॉलो करने में लगे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए प्रोटेस्ट किस तरीके से हुआ। प्रोटेस्ट इनकलाब के नारे से भी हुआ, और प्रोटेस्ट जेंजी के स्लैंग से भी हुआ, प्रोटेस्ट मीम से भी हुआ, और प्रोटेस्ट तिरंगे से भी हुआ। तो जो हिस्ट्री और फ्यूचर का जो मिक्स था वहाँ पे, वो बहुत खूबसूरत था। जाते जाते लोगों ने बोला भी कि फिर मिलेंगे, चलते चलते लोगों ने ये भी बोला कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो जो भगत सिंह जी वगैरह के दौरान नारे चलते थे वो भी नारे थे, और जो नए नए तरीके के जो स्लैंग्स हैं वो भी थे। बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए वे ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट मुझे लगता है पुलिस नहीं समझ पाई, सरकार नहीं समझ पाई, और उसको तोड़ नहीं पाई। और स्लैंग की बात कर रहे हैं तो सरकार से मेरा स्लैंग है कि यू हैव नो रिज, योर ऑरा इज कुक्ड, एंड यू आर इन डेलुलू दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर स्टिल विद यू। चलिए, आपने सरकार से कह दिया है, चलते चलते मुझे लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो धूमिल नीरज से होते हुए कुचू पुचू और जो जो सो तमाम पता नहीं कितने मीम्स के करेक्टर तक पहुंचा। आखिरी सवाल कि 27 में क्या देख रहे हैं? देखिए 27 में जो पीडीए का नारा था, जो 24 में काम किया, उसको लेकर के हम चलेंगे। स्टूडेंट्स मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। ये मैंने बात पहले भी कही, जंतर मंतर में जितने स्टूडेंट्स बैठे थे 60% यूपी बिहार से, और वही लोग वही भावना लेकर के वापस जाएंगे, क्योंकि मुद्दा भी ख़त्म नहीं हुआ। मुद्दा तब ख़त्म होगा जब सरकार बदलेगी, जब ये सिस्टम बदलेगा। और इस सिस्टम में जो इन्होंने आरएसएस के लोगों को बैठा दिया ओवर टाइम, जब तक वो लोग नहीं हटेंगे तब तक सिस्टम नहीं बदल पाएगा। तो समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ स्टूडेंट्स के साथ भी खड़ी है, और मुझे लगता है यही मुद्दे लेकर के हम 27 में जाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अब उठ कर के आ रहा है, बीच में स्टूडेंट्स की वजह से वो थोड़ा नीचे हो गया था, राम मंदिर की चढ़ावा चोरी। जिस तरीके से बड़े पैमाने में इन्होंने धर्म के नाम पे भी लूट करने का काम किया। पहले धर्म के नाम पे राजनीति ज़रूर करते थे, लेकिन अब इन्होंने धर्म के नाम पे लूट भी लिया और राम जी का चढ़ावा लूट लिया। तो ये पाप नहीं महापाप है, और महापाप इनको भगवान का लगेगा। तो ये हैं पुष्पेंद्र जी, जिनका कहना है कि 27 में बीजेपी को युवाओं के आक्रोश के साथ भगवान का महापाप भी झेलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद। तो फिलहाल आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।